आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। आज का यह मॉक टेस्ट 6 होगा जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एक गौर करने वाली बात है दोस्तों, 2023 में घोषित नवीनतम पैटर्न पर आधारित होगा दोस्तों। जो अब कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, अब आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 90 क्वेश्चन, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे हर बार मेरे वीडियो में इसलिए बताया जाता है दोस्तों, ताकि सभी चीज़ें आपको पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीज़ें रीड हो सके और सभी चीज़ें पता हों। और ये मॉक टेस्ट आपका दोस्तों कितना है, ये मॉक टेस्ट आपका है दोस्तों ये 6 है, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोडेड है, उससे भी जाकर देखिए दोस्तों। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। यह प्रैक्टिस सेट बेहद ही इंपॉर्टेंट है जीएस का मॉक टेस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉक टेस्ट। देखिए पहला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है आपका दोस्तों। भारत में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1952 में, 1948 में दोस्तों, 1939 में, 1927 में। इस प्रकार क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आपका क्वेश्चन संघ से या महासंघ से अवश्य पूछे जाते हैं, इस चीज़ को समझते रहिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों चौथा 1927 का इसका राइट आंसर 1927 में हुआ था। फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म देखिए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म समझते रहिए। फेडरेशन ऑफ इंडियन दोस्तों चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका ये क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये फिक्की की स्थापना भारत की कहाँ हुआ था? भारत की व्यवसायिक श्री GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने 1927 में की थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं पर व्याख्यात्मक पूरी तरीके से सॉल्व की जाएंगी, डीपली तरीके से, जो किसी एग्जाम में बन सकते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों महात्मा गांधी की सलाह पर की गई थी। एंड यह भारत का सबसे बड़ा जो फिक्की है ना, यह भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और शीर्ष व्यापार संगठन है दोस्तों। इसे मिस नहीं करना है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट था। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, अपने मित्रों ग्रुप में शेयर कर दें और फीडबैक जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं दोस्तों? तो 34, 32, 33, 31। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 42वें का 1, यानी 34 है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 43वां क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तो कौन है? मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति सिद्धांत है, मौलिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। देखिए पॉलिटी सेगमेंट से, जो पॉलिटी सेगमेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, तो इस चीज़ को समझते रहिए। तो इसे पॉलिटिक्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए। यह सब्जेक्ट बेहद ही इंपॉर्टेंट है ऑल कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो सीरीज चल रही है एसएससी एमटीएस का दोस्तों, ये ना समझे कि दोस्तों एसएससी एमटीएस के ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जीएस क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सभी में एज इट पूछे जा सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह मॉक टेस्ट बेहद ही इंपॉर्टेंट है, छठवां वाला। यहाँ से एज इट इसी प्रकार क्वेश्चन देखने को एग्जाम में अवश्य मिलेंगे। एक नहीं, 2-3 क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो सभी चीज़ें तैयारी करते रहिए। मॉक टेस्ट के अनुसार हम जीएस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये हर बार बताया जाता है दोस्तों। व्याख्यात्मक सीरीज चल रही है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उन्हीं पर चर्चा किया जा रहा है। तो 43वें का राइट आंसर आइए दोस्तों देख लेते हैं। 43वें का राइट आंसर है दोस्तों थर्ड, यानी आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार प्रकृति के वाद योग्य है दोस्तों, जिसका अर्थ है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर असंतुष्ट पार्टी न्यायालय की शरण ले सकती है। और जो कि आर्टिकल 32, कहाँ? आर्टिकल 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को लोगों को मौलिक अधिकारों की रक्षा और बचाव करने की शक्ति प्रदान करता है। इस चीज़ को जानते रहिए दोस्तों। और साथ ही साथ ये जब ये वाद्य होगा दोस्तों, और इसका विपरीत कौन सा होगा? इसके विपरीत दोस्तों मौलिक कर्तव्य और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत वाद्य योग्य नहीं है। इस चीज़ को समझते रहिए। इसी के साथ एक अन्य फैक्ट भी जानते रहिए, ताकि अगर वहाँ से क्वेश्चन बने तो मिस ना हो, गलतियाँ ना हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ये आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संशोधनों में किसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है दोस्तों? किसे कहा जाता है? तो आइए इसे देख लेते हैं दोस्तों, किसे कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया 7वां है संसद संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां, 74वां।
तो 44वें का राइट आंसर दूसरा। 42वां संविधान संशोधन है ये दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 1976 दोस्तों, इस चीज़ को जानते रहिए, 1976 है। 1976 कभी कभी लघु संविधान या इंदिरा संविधान के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज़ को जरूर समझते रहिए, इसका राइट आंसर है। आइए अगला बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45वां 45 क्वेश्चन क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा समझ लेते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। ये रहा, निम्नलिखित को मिलान कर दी, बृहदेश्वर मंदिर उड़ीसा, दिलवाड़ा मंदिर तमिलनाडु, लिंगराज मंदिर कर्नाटक, हम्पी में स्मारकों का राजस्थान। इस प्रकार क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, इस चीज़ को समझते रहिए। आइए इसका मिलान करके हम समझ लेते हैं चीज़ों को, किससे कौन सा मैच कर रहा है 45 का। ये जो खुद जो बृहदेश्वर का मंदिर है दोस्तों, ये किससे संबंधित है, तो बृहदेश्वर का जो मंदिर है आपका तमिलनाडु से संबंधित है, 20 का राइट आंसर है। और साथ ही साथ पहले हम समझ लेते हैं इसका राइट आंसर कौन है दोस्तों। राइट आंसर ये है आपका ए, आपका थर्ड। तो आइए समझ लेते हैं, बी का तमिलनाडु से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर ये कहाँ दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर आपका है दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर दूसरे का डी हो जाएगा। दिलवाड़ा राजस्थान पड़ता है, इस चीज़ को जानते रहिए। लिंगराज कहाँ पड़ता है दोस्तों, उड़ीसा में पड़ता है। और एक बचा आपका हम्पी, हम्पी आप सभी जानते हो कर्नाटक में पड़ता है। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट था ये हिस्ट्री का, जो बेहद ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट भी था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में हम्पी पड़ता है, जो विजयनगर साम्राज्य के मंदिर परिसरों का अवशेष है, इस चीज़ को भी जानते रहिए। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं, हम्पी संबंधित है तो मंदिरों परिसरों का अवशेष जो जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें इस प्रकार के महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड क्लाई ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतिहास में एंशियंट इतिहास हुआ, या आपका दोस्तों मेडाइवल हुआ, या आपका मॉडर्न हुआ। इन सभी में जितने भी युद्ध हैं दोस्तों, सभी युद्ध बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि युद्ध से आपका हर बार क्वेश्चन बनते हैं, और कूट वाले भी प्रश्न बनते हैं और मिलान वाले भी प्रश्न बनते हैं, तो इस चीज़ को जानते रहिए। 46 का राइट आंसर 1, यानी प्लासी का युद्ध। तो भैया प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो इस चीज़ को भी जानते रहिए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था डेट सहित 23 जून को, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व करता है रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था, इस चीज़ को जानते रहिए ये तो उसको। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न रहा ये दोस्तों 47वां, आल्प पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ज्योग्राफी का है। आल्प पर्वत कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका। तो आल्पस पड़ता है दोस्तों यूरोप में, दोस्तों यूरोप में पड़ता है। ये आल्पस सबसे ऊंची और अधिक विस्तृत पर्वत श्रेणियाँ जो संपूर्ण यूरोप में फैली हुई हैं। यह श्रेणी दोस्तों, यह श्रेणी पर्वत श्रेणी 8 अल्पाइन देशों में फैली है, जो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, लिechtenstein, ऑस्टिन, जर्मनी और स्लोवेनिया के लगभग 1200 किलोमीटर की क्षेत्र में फैला हुआ है, इस चीज़ को जानते रहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए इसे भी देख लेते हैं। एंड आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक दीजिए दोस्तों, किस प्रकार की सीरीज चल रही है, कैसा लग रहा है आप सभी को। अगर कुछ नया सुधार चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना राय दे सकते हैं दोस्तों। ITCZ का संक्षिप्त असंक्षिप्त रूप क्या है दोस्तों, ये तीन चार ऑप्शन है दोस्तों, इसे आप सभी पढ़िए और बताइए इसमें कौन सा असंक्षिप्त रूप है। तो 48 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, बी यानी अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये असंक्षिप्त रूप है, ये सही नहीं है दोस्तों, इस चीज़ को जानते रहिए। ICT को अभिप्राय अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, यानी इंटर, आई का मतलब ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है दोस्तों, इसे फुल फॉर्म है, इस चीज़ को जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 का जो क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट उस पर डिस्कस किया जा रहा है दोस्तों, और ये व्याख्यात्मक सीरीज है, आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट एसएससी CHSL का, ये SSC MTS का एग्जाम है 2023 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। ये GS की शानदार सीरीज चल रही है दोस्तों। 49वां कौन सा त्यौहार तिब्बती नव वर्ष के लिए आरंभ का प्रतीक है दोस्तों, तो 42वें का 20 द राइट आंसर लोसर। लोसर ये त्यौहार जो है, लोसर त्यौहार एक तिब्बती त्यौहार जो नेपाल भूटान की तिब्बत में नए साल की शुरुआत के लिए मनाया जाता है, इस चीज़ को समझते रहिए। फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को जानते रहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50वां क्वेश्चन क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, निम्न में से कौन सा संगठन अर्थ इकोनॉमिक साइंस के नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है, तो कौन सा करता है 50वां दोस्तों। 50वें का राइट आंसर चौथा, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी द साइंसेज, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ये प्रदान करता है इकोनॉमिक साइंस में नोबेल पुरस्कार। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और साथ ही साथ यहाँ कुछ आइए फैक्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि फैक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। फैक्ट क्या है दोस्तों,
आर्थिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार मेमोरियल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिया जाता है, ये सभी जान गए। इसे आधिकारिक तौर पर अल्फ्रेड नोबल नोबल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्विंगर्स स्वेरिंग्स रिक्स बैंक पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, स्वेरिंग्स रिक्स बैंक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। 91 क्वेश्चन आइए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बनिएगा, सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से चल रही हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे खाली स्थान यहाँ भरना है। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी, जैसा कि मेरे द्वारा हर बार वीडियो में बताया जाता है दोस्तों। ये बायोलॉजी क्वेश्चन है। समस्या क्या है, देखिए समस्या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में फर्स्ट लग जाता है तो ऑलरेडी वो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 51 का राइट आंसर दोस्तों क्या है, रॉबर्ट हुक, फ्रांसिस crick, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर 1 यानी रॉबर्ट हुक है। 1765 में रॉबर्ट हुक की माइक्रोस्कोप की मदद की सहायता से या हेल्प के द्वारा कोशिकाओं के अस्तित्व की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने भैया सबसे पहले कोशिका नाम किसने दिया था, आइए उसे भी देखते हैं। सेल नाम किसने दिया था, तो देखिए उन्होंने एक माइक्रोस्कोप लेंस के माध्यम से कार्क के एक टुकड़े को देखा और कई छोटे छोटे छिद्रों की खोज की, जिन्होंने उन्हें सेल नाम दिया था। इस चीज़ को जानते रहिए, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट ऑल कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। ये रहा आपका दोस्तों 52वां क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र मौद्रिक और तरलता राशियों के लिए सही नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमी का, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये टॉपिक से बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भैया इसका राइट M1 बराबर करेंसी नोट प्लस सिक्के प्लस डिमांड डिपॉजिट, M4 बराबर M3 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत संगठनों के साथ कुल डिपॉजिट राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर। तीसरा M1 बराबर M2 बराबर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत बैंकों के सेविंग में डिपॉजिट, M3 बराबर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 52 का 4, यही क्या है दोस्तों, सही नहीं है। M3 बराबर 1 प्लस पोस्ट ऑफिस एंड नेट टाइम डिपॉजिट, ये नहीं दोस्तों, ये तो इसमें दोस्तों क्या सही था, इसमें यही 4 इज द राइट आंसर था, ये इसमें सही नहीं है। तो सही कौन है दोस्तों, आइए और बाकी सभी सही थे, तो चौथा इज द राइट आंसर। M3 बराबर M1 प्लस वाणिज्यिक बैंक होता है, पोस्ट ऑफिस नहीं दोस्तों, वाणिज्यिक बैंकों के पास शुद्ध समय होता है, यही सही है। M3 मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला उपाय है, इस चीज़ को जानते रहिए। इसे समग्र मौद्रिक संसाधन के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 53वां, ये रहा आपके सामने 53वां क्वेश्चन कहता है राज्य, क्या क्वेश्चन कह रहा है 53 कह रहा है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग का नया आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी पॉलिटी का सेगमेंट का। तो इसका राइट आंसर दोस्तों चौथा इज द राइट आंसर। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पड़ जाए दोस्तों वो इसका राइट आंसर है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 54वां क्वेश्चन क्या कहता है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है आधुनिक कंप्यूटर का जनक भैया, तो 54 का राइट आंसर है 4, चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। बहुत से लोगों को द्वारा एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन के अपने आविष्कार के साथ एल्गोरिथम और संगणक अवधारणा का निर्माण किया था दोस्तों, इस चीज़ को जानते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भैया बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, धोने का सोडा, तो थर्ड इज द राइट आंसर। ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है कैल्शियम, और साथ ही साथ CaOCl के साथ ये अकार्बनिक यौगिक भी है, ये जानते रहिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 56, आवर सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका। 56 का राइट आंसर 1 यानी बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 57, कौन सा रोग निकल के कारण होता है दोस्तों। कौन सा रोग होता है निकल के कारण दोस्तों, इटाइटाई, त्वचा शुद्ध सीखने की विकलांगता, दमा। तो 57 का राइट आंसर दूसरा यानी त्वचा शोध रोग होता है, ये चीज़ जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, SSC MTS एग्जाम के 2023 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मॉक टेस्ट चल रहा है, 6वां मॉक टेस्ट है, इसी को समझते रहिए। किस वैज्ञानिक तत्वों की आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन है भैया, चौथा इज द राइट आंसर, दमित्री मेंडेलीव, ये इसका राइट आंसर जो 1869 में
के आवर्तिक नियम को प्रतिपादन किया था। कब? 1869 में। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट था केमिस्ट्री का, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। आइए, जो मित्र नए हैं चैनल पर, अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस प्रकार की महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन पाने के लिए, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और जल्द ही हम बीएड दोस्तों, बीएड के प्रैक्टिस सेट एंड आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को जल्द ही लेके मिलने वाले हैं K95 एग्जाम पर। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे सभी एग्जाम की तैयारी करने के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई के संबंधित सरकारी योजना निम्न में से कौन सी है? सिंचाई से PM आशा, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसानों की आय दोगुनी करने का पहल, PM कृषि सिंचाई योजना, इनमें से कौन सी है? तो 60 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कौन? 69। देखिए एक गलत हो गया ना, पहले इसे समझ लेते हो फिर ऊपर वाला देख लेते हैं। 60 का राइट आंसर है डी, यानी PM कृषि सिंचाई योजना। ये सिंचाई संबंधित एक योजना है दोस्तों। 59वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इसे छूट गया था। ऑयल ऑफ ब्रिटियोल का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 59वां का थर्ड इज द राइट आंसर, सल्फ्यूरिक एसिड ही आपका क्या है? ऑयल ऑफ ब्रिटियोल नामक इसका है केमिकल नेम है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 61। ये रहा आपके सामने दोस्तों, निम्न में से कौन सा जलप्रपात वाटरफॉल झारखंड में स्थित है? ये भी इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, चाहे ये इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन था जो बेहद इंपॉर्टेंट है। जोंग जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात। 61 का राइट आंसर चौथा, हुंड्रू आपका झारखंड में पड़ता है दोस्तों। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड के रांची, कहाँ? रांची शहर में। रांची शहर में एक जलप्रपात है। किस नदी पर हुंड्रू? तो भैया हुंड्रू या स्वर्णरेखा नदी पर। किस नदी? स्वर्णरेखा नदी पर पड़ता है हुंड्रू जलप्रपात। और 320 फीट ऊंचाई से गिरता है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनता है। यह भारत का 34 सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं क्वेश्चन है दोस्तों। सभी फैक्ट पर हमने चर्चा कर ली है। ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट था ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन एज एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे, तो आपसे मित्र वीडियो के लास्ट तक बनेगा। यहाँ से आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन एज देखने को क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? जोंग जलप्रपात कहाँ, किस नदी पड़ता है दोस्तों? जोंग जलप्रपात आपकी शरावती नदी पड़ता है। और साथ ही कहाँ पे? कर्नाटक में। चुलिया जलप्रपात कहाँ पड़ता है भैया? चुलिया जलप्रपात वाटरफॉल चंबल नदी पर। कहाँ? चंबल रिवर पर, राजस्थान पड़ता है चुलिया। दूध सागर कहाँ पड़ता है दोस्तों? दूध सागर आपका पड़ता है मांडवी नदी पर। कहाँ? मांडवी रिवर पर, ये भी आपका कर्नाटक में पड़ता है। हुंडरू झारखंड, रांची शहर में। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपके द्वारा आपका एक ही कमेंट एक नया परिवर्तन करने के लिए दोस्तों एक उत्साहित मोटिवेट करता है। तो इस चीज़ को जरूर दोस्तों ध्यान में रखिएगा, कमेंट करना आपका सरपरी जरूर करिएगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। मणि तोम्बी सिंह मणि के खिलाड़ी कौन थे दोस्तों? 62 का इज द बी, फुटबॉल थे दोस्तों। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? 33, सरदार सरोवर बांध राज्य में किस नदी पर स्थित है दोस्तों? सरदार सरोवर बांध बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 63 का 1 इज द राइट आंसर, गुजरात में पड़ता है, नर्मदा नदी पर। यह क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 64वां, आज का लास्ट क्वेश्चन है। सिक्स सीरीज का 4वां बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ रोग जीवाणु के कारण, किस जीवाणु कारण होता है भैया? तो ये 4 ऑप्शन देख के जरूर बताइएगा। ये लास्ट नहीं, 64वां इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर? 64वां ए द राइट आंसर, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। यही है कुछ रोग एक संक्रमण रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक धीमी गति से बढ़ने वाली बैक्टीरिया का कारण बनता है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या है? ये आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को मिस ना करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 65वां, 1832 में दामिन एक को के रूप में सीमांकित के रूप में घोषित किया गया है। किसे किया गया है दोस्तों? संथालों को। अगला क्या है? तो यहाँ से देखिए, आइए पूरा क्वेश्चन देखते हैं। पूरा क्वेश्चन क्या है? 1832 दामिन ने को के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र की भूमि के रूप में घोषित किया गया है। संथालो, मुरियानो, वर्लियो, पहाड़ियों। तो 65 का राइट आंसर है आपका 1, संथालों के। ब्रिटिश काल के दौरान संथालों की जमीन दी गई राजमहल पहाड़ी के तलछटी में बसने के लिए राजी किया गया था दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और साथ ही साथ ये 1832 ईस्वी में 1832 ईस्वी तक भूमि एक बड़े क्षेत्र को दामिनियों के रूप में सीमांकित किया गया था और इसे संथालों की भूमि घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट थे ऑल कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो मित्र नए थे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।